सुनो 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 सुनो, मैंने भी देखा एक सपना। हाय क्या देखा, बोलो ना बोलो ना। सूरज तू, मैं धरती तेरी, तू साथी है। हाँ पल्लो लटके, मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके। एक ऐसी अदाकारा जिनमें न ग्लैमर था, न डांसिंग स्किल और न ही तड़क भड़क, फिर भी वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस की कुर्सी तक जा पहुंची। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये जा रे जा बेकदर, नहीं तुझको खबर, कैसे लेते हैं दिल, ये बड़ा है मुश्किल। उनके दौर में उनका जलवा ऐसा था कि बड़े बड़े स्थापित हीरो तक उनके साथ काम करने से घबराते थे। बाहों में चले यहाँ तक कि उनके सुपरस्टार पति को भी उनके टैलेंट से टेंशन हो गई थी। बीतीना बीताई रहना बिरहा की। वो अपनी दूसरी पारी में फिल्मों के अलावा राजनीति में भी उतरी और दोनों ही जगह सफल रहीं। सर, सबसे पहले मैं चेयर को धन्यवाद दूंगी कि आज आपने महिलाओं को इतना महत्व दिया। एक तरफ जहां बॉलीवुड के दूसरे कलाकार राजनीति में कुछ खास नहीं कर पाए, तो वहीं ये अदाकारा अब तक टिकी हुई हैं। अभी क्या है कि ऑपोजिशन में राज्यसभा में हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 14 साल की उम्र से देश के चोटी के निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में लीड रोल निभाने वाली ये अदाकारा किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। हमारे गांव में जब हवाई जहाज आता था ना, तो मैं उसके पीछे दूर दूर तक भागती थी और ताऊ जी मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे भागते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इस अभिनेत्री ने अपने सुपरस्टार पति से भी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की और उनकी बेवफाई का डटकर मुकाबला किया और अपने सुहाग को वापस पाया। तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कभी पर्दे पर शांत और सुशील दिखने वाली ये अदाकारा आज सबसे मुंहफट और झगड़ालू शख्सियत के तौर पर बदनाम है। आप या तो यहाँ आ जाइए, एकदम मेरे सामने बैठ के फोटो खींचिए। These are basic manners we Indians have to learn. तो कौन है ये अदाकारा और कैसे रातों रात बदली इनकी किस्मत? कौन थी वो अदाकारा जिन्होंने इन्हें दिलवाया था लीजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका? क्यों इन्हें अपने बेवफा पति को बार बार पड़ा था सुधारना? और कैसे एक शांत और सुलझे दिमाग वाली कही जाने वाली ये अदाकारा बन गई झगड़ालू और जुझारू राजनेता? क्या है इनकी शख्सियत का वो राज जो इनके पति और बच्चों के अलावा इनके समर्थक भी नहीं समझ पाए? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं श्वेता जया। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बीते दौर की गुड्डी और मिली के नाम से मशहूर सुपरस्टार अभिनेत्री और आज की स्थापित राजनेता जया भादुड़ी उर्फ जया बच्चन की। कई पीढ़ियों के लिए भिन्न भिन्न किरदार निभाने वाली जया बच्चन का जन्म साल 1948 में अप्रैल के महीने की 9 तारीख को जबलपुर मध्य प्रदेश के एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता तरुण कुमार भादुड़ी एक पत्रकार थे और मां इंदिरा भादुड़ी एक गृहिणी थी। जया की शुरुआती पढ़ाई लिखाई भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में हुई थी। जब ये 14 साल की थी तो एक दिन कलकत्ता में अपने रिश्तेदार के यहाँ गईं और वहाँ चल रही एक शूटिंग देखने पहुंच गईं। शूटिंग थी मशहूर निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म महानगर की। संयोगवश उस फिल्म में एक रोल एक किशोरी का था जिसके लिए कलाकार की तलाश चल ही रही थी। सत्यजीत रे साहब की पिछली फिल्म अपूर संसार की हीरोइन शर्मिला टैगोर उनके सेट पर अक्सर आती रहती थी। शर्मिला को जया उस रोल के लिए जच गईं और उन्होंने उसे सत्यजीत रे साहब से मिलवाया। फिर क्या था, जया को वो रोल मिल गया और फिल्म रिलीज हुई तो उनके अभिनय की खूब चर्चा हुई। तो আমি কি করব তুমি বলো না, আমি যা বলবো তাই করবি। फिर तो जया ने भी ठान लिया कि अब वो अभिनेत्री ही बनेंगी।
उन्हें 1-2 और बांग्ला फिल्में मिली। इस बीच स्कूली पढ़ाई पूरी कर उन्होंने पुणे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII में दाखिला लिया और अभिनय की विधिवत शिक्षा ली। उनकी चर्चा पहले ही बंबई पहुंच चुकी थी और जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म गुड्डी बनाने की तैयारी में थे तो उन्होंने बकायदा FTII जाकर जया को साइन किया। अरे ये क्या कर रही है? नया फ्रॉक पहने हैं ना, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से सीखा? भाभी से। कैसा है भाभी? तो मैंने कहा रंगों से छलको तो वो जग ये सारा रंग गए। इस फिल्म के एक शॉट में अमिताभ बच्चन भी दिखे थे, जिनसे उनकी दोस्ती हो गई थी। बताया जाता है कि गुड्डी में पहले अमिताभ को नवीन के कैरेक्टर के लिए साइन किया गया था और उसी वक्त ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फिल्म आनंद में भी डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका के लिए साइन किया था। लेकिन नवीन का कैरेक्टर ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, इसीलिए उन्हें उस फिल्म से हटा दिया गया। बहरहाल फिल्म गुड्डी सुपरहिट हो गई और इस फिल्म के लिए जया को फिल्म फेयर पुरस्कार का नॉमिनेशन भी मिला। फिर तो जया के पास फिल्मों की लाइनें लग गईं। साल 1971 में उन्होंने 5 और हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि गुड्डी के स्तर पर कोई फिल्म नहीं पहुंची, लेकिन अरविंद मुखोपाध्याय की बांग्ला फिल्म धन्यी मेये और सुधेंदु रॉय की उपहार बेहद चर्चित रही। इतना सारा अचार आप अकेली खाएंगी? नहीं, गांव में बांट दूंगी। क्यों? वो आपकी बेटी है ना, सुधा दीदी, उनको थोड़ा भेज दीजिए। यहाँ राजा कहाँ है? मैं एक राजा। तुम हो राजा? फिल्म उपहार के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार का नॉमिनेशन मिला और फिल्म फेयर ने उन्हें स्पेशल अवार्ड देकर सम्मानित किया था। तू एक रानी है। तुम मुझे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया है? तुमने मुझसे ब्याह क्यों किया? इसके बाद जया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले साल यानी 1972 में उनकी 11 फिल्में रिलीज हुईं, जो एक से बढ़कर एक साबित हुईं। बासु चटर्जी की फिल्म पिया का घर कहानी है छोटे शहर के खुले वातावरण से महानगर बंबई पहुंचकर 2 पल के लिए पति से चैन से मिलने के लिए भी जगह न पाने वाली एक युवती की। उसी साल जवानी दीवानी में जया एक अलग ही अंदाज में दिखी, जो थोड़ा मॉडर्न और ग्लैमरस था। तो गुलजार के फिल्म परिचय में वो ऐसी धानी सी दीदी बनी थी जो जमींदार परिवार की जिम्मेदार बड़ी बेटी है। साल 1972 में आई फिल्म शोर का जिक्र भी जरूरी है, जिसमें उनके चुलबुले किंतु गंभीर अभिनय ने सबका ध्यान खींचा। इसी साल जया की एक फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ भी आई, जिसका नाम था एक नजर। पहले सवार इधर और उधर देखा है। क्या सचमुच आपने ये जुर्म किया है? न किया होता तो आता क्यों? मेरी शायरी को कोई दिल से तौल रहा है, ये सोचकर मुझसे रहा नहीं गया। ये एक रोमांटिक फिल्म थी और कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसने दोनों कलाकारों को एक दूसरे के नजदीक ला दिया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा साल 1972 में ही ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बावर्ची आई थी, जिसमें उन्हें राजेश खन्ना के अपोजिट उतरने का मौका मिला। तुम बिन जीवन कैसा जीवन फूल खिले। राजेश खन्ना तब तक सुपरस्टार बन चुके थे और बावर्ची की कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन इसके बावजूद जया ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। कहते हैं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ जया से मिलने आया करते थे, जिस पर राजेश खन्ना बहुत नाराज होते थे और कभी कभी तो चिढ़कर कुछ मजाक भी उड़ा दिया करते थे।
ऐसे में एक दिन जया भादुड़ी ने उनसे कह दिया था कि देख लेना, ये आपसे बड़ा स्टार बनेगा। जया को अपनी बात साबित करने का मौका भी जल्दी ही मिल गया। अगले साल यानी 1973 में जब फिल्म जंजीर बन रही थी, तब अमिताभ के फ्लॉप लेवल के कारण कोई बड़ी अदाकारा उसमें काम करने को तैयार नहीं हो रही थी। ऐसे में जया उसमें काम करने को न सिर्फ तैयार हुई, बल्कि जानदार अभिनय भी किया। फिल्म सुपरहिट हो गई और अमिताभ को एक नया टैग मिला, एंग्री यंग मैन का। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। उसी साल फिल्म अभिमान के बनने और दोनों की शादी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। इस फिल्म की पूरी कहानी हमने एक अलग वीडियो में पहले भी बयां की है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम सुनाएंगे उनकी शादी के बाद की कहानी। साल 1975 में आई फिल्म मिली में जया ने एक कैंसर ग्रस्त किशोरी की भूमिका निभाते हुए अमिताभ के साथ बेहद सशक्त अभिनय किया था। हालांकि अमिताभ इस फिल्म में अपने नए अवतार यानी एंग्री यंग मैन के रूप में नहीं दिखे थे, फिर भी फिल्म दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी। अमित जया की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह धमाल मचा रही थी। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी पसंद आ रही थी कि मेगा फिल्म शोले में जया को प्रेग्नेंट होने के बावजूद लिया गया। ये लीजिए, बहुत तंग कर रहा था आपको। दोनों ही फिल्मों की शूटिंग 1973-74 में ही हो चुकी थी। साल 1974 के मार्च में जया बच्चन की गोद में बेटी श्वेता आई और इसके करीब 2 साल बाद फरवरी 1976 में बेटे अभिषेक का जन्म हुआ। दो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी और फिल्मों की व्यस्तता में उन्हें पति पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। साल 1976 में रेखा ने फिल्म दो अनजाने से अमित जया की लाइफ में एंट्री मारी। हालांकि इससे पहले फिल्म दुनिया का मेला के लिए अमिताभ को रेखा के साथ साइन किया गया था और एक गाना भी शूट हो गया था। लेकिन जब साल 1973 में इसकी शूटिंग शुरू हुई, तब तक जंजीर रिलीज नहीं हुई थी और तब अमित रेखा के पहले गाने को फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में ये फिल्म संजय खान को लेकर पूरी की गई और ये 1974 में रिलीज हुई। बहरहाल 1976 के बाद अमिताभ और रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट होने के साथ ही दोनों के बीच ऑफ स्क्रीन भी इश्क की खिचड़ी पकने लगी थी। उस दौर के मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा अमिताभ के इतना करीब आ गईं कि उनके साथ मिलने वाली फिल्मों के रेट तक कम कर लेती थीं। चर्चा तो यहाँ तक हुई कि 1980 में आई फिल्म राम बलराम में रेखा ने मुफ्त में काम किया था। प्यार की खबर मिल गई, ये प्यार की नजर मिल गई। कहते हैं इस फिल्म के सेट पर जया अक्सर आ धमकती थी और कई बार अमिताभ और रेखा को फुर्सत में वक्त साथ में बिताते पकड़ा था। हालांकि एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि राम बलराम के सेट पर जया ने रेखा को थप्पड़ भी जड़ दिया था, लेकिन इस बात में सच्चाई कम ही दिखती है। कारण ये कि अगर ऐसा होता तो दोनों के बीच बोलचाल भी बंद हो गई होती, जबकि ऐसा नहीं हुआ। साल 1980 में तो एक बार ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी समारोह में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी, जिसे देखकर जया भी चौंक गई थी। हालांकि रेखा ने सफाई दी थी कि वो एक फिल्म के सेट से सीधे शादी में पहुंची हैं, इसलिए मेकअप उतारने का मौका नहीं मिला। जया बच्चन ने यशराज फिल्म की सिलसिला में रेखा के साथ अभिनय किया। साल 1981 में आई इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार ऐसे पल भी आए जब जया बच्चन असहज हो उठी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म की कास्टिंग कुछ इस तरह से की थी कि माने रियल लाइफ में चल रहा ये सिलसिला पर्दे पर आ पहुंचा हो। हालांकि जया बच्चन ने अमिताभ की गैर मौजूदगी में ऐसा कदम उठाया कि बिग बी और रेखा की मोहब्बत का वो सिलसिला एक ही रात में खत्म हो गया। वो क्या था, चलिए जानते हैं। कहते हैं कि एक बार जब अमिताभ शूटिंग की वजह से बाहर गए हुए थे, तब जया ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। डरी सहमी रेखा जब अमिताभ के घर पहुंची तो जया ने उनसे खूब बातचीत की, लेकिन जब वो घर आए मेहमान को बाहर छोड़ने गईं तो उन्होंने साफ कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी।
बस ये बात सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने अमिताभ का साथ पाने के सपने को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सिलसिला के बाद जया लंबे समय के ब्रेक पर चली गईं। हालांकि इस बीच उन्होंने साल 1988 में आई फिल्म शहंशाह की पटकथा भी लिखी, जिसमें उनके पति लीड रोल में थे। लेकिन इस बीच कभी परवीन बॉबी तो कभी जीनत अमान के साथ अमिताभ के अफेयर्स की खबरें उन्हें परेशान जरूर करती रहीं। कहा जाता है कि अमिताभ एक दिलफेंक अदाकार थे और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि हीरोइनें खुद उनके पास खींची चली आती थीं। बताया जाता है कि साल 1981 में तो लावारिस फिल्म के एक गाने में डांस करने वाली ईरानी डांसर से भी उन्हें प्यार हो गया था और इसे लेकर उनका रेखा से झगड़ा भी हुआ था। इधर जया बच्चन फिल्मों से दूर ही रहीं और अपने परिवार को संभालने में लगी रहीं। साल 1997 में उनकी बेटी श्वेता की शादी हो गई, तब उन्हें लगा कि वो वापस फिल्मों में लौटें। कहते हैं कि उस वक्त जया बच्चन ने इसलिए भी फिल्मों में वापस लौटने की सोची क्योंकि अमिताभ बच्चन की ABCL मिस वर्ल्ड के आयोजन में प्रायोजकों के धोखा देने से दिवालिया हो चुकी थी और उनका घर तक बिकने के कगार पर आ गया था। बहरहाल लगभग 18 वर्षों के लंबे ब्रेक के बाद जब वो दोबारा लौटी तो उन्होंने फिर से कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की। उनकी पहली कमबैक फिल्म थी 1998 में रिलीज 1084 की मां, जिसे गोविंद निहलानी ने निर्देशित किया था। 30 साल तक मैंने तुमसे कभी ये पूछा कि दफ्तर के बाद शाम को तुम कहाँ जाते हो? उस औरत के मकान का किराया क्यों देते हो जो तुम्हारे दफ्तर में टाइपिस्ट है? सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा। तुम्हें भी मुझसे पूछने का हक नहीं। इस फिल्म को उस साल का नेशनल अवार्ड तो मिला ही, इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर ने स्पेशल अवार्ड से भी नवाजा था। साल 2000 में फिजा, साल 2001 में कभी खुशी कभी गम और साल 2003 में कल हो ना हो में उन्होंने साबित कर दिया कि उनमें एक्टिंग का दमखम बाकी है। अब तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम ये दर्द नहीं सह पाओगी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तीनों ही फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। गौरतलब है कि जया अब तक 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। जब ABCL दिवालिया हुई, उससे पहले से ही समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह ने बच्चन परिवार से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थीं। हालांकि लगभग कई वर्षों तक जया फिल्मों से दूर रही थीं, लेकिन वर्ष 1994 में मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में तभी शुरू किए गए यश भारती सम्मान से सम्मानित किया था। बाद में साल 2004 में उन्हें सपा की ओर से राज्यसभा सांसद भी चुना गया। इसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष भी बनाई गई थीं। साल 2006 में चुनाव आयोग ने इसे लाभ का पद घोषित कर दिया तो उन्हें सांसद का पद छोड़ना पड़ा। लेकिन दोबारा हुए उपचुनाव में भी सपा ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया और वो जीत गईं। फिर 2012 में वो तीसरी और 2018 में चौथी बार सपा के टिकट पर राज्यसभा सांसद बनी। मुलायम सिंह जी और पार्टी के जितने भी MLAs हैं, MLCs हैं, कार्यकर्ता है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मुझे और एक मौका मिला है। वैसे तो जया बच्चन एक सफल अभिनेत्री और सांसद रही हैं, लेकिन इस बीच उनकी निजी और सामाजिक जिंदगी भारी उथल-पुथल में रही है। इसका असर उनके स्वभाव पर भी पड़ा है। कहा जाता है कि निजी जिंदगी में जया और अमिताभ के बीच भारी मनमुटाव रहता है और दोनों बरसों से एक साथ नहीं रहते। बच्चन परिवार के पास कई बंगले हैं और जया जिस बंगले में रहती थीं, अमिताभ उसमें न रहकर दूसरे किसी बंगले में रहने चले जाते थे। हाल के दिनों में जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता और उसके बच्चों के ज्यादा करीब दिखीं। वो अपनी नातिन नव्या के YouTube चैनल पर भी रेगुलर रही हैं। She's working, Shweta. She's running the country. I came home yesterday for lunch. She's running this company. ऐश्वर्या से उनकी दूरी जग जाहिर हो चुकी है। कहा जाता है कि अभिषेक की ऐश्वर्या से हुई शादी को जया कभी भीतरी तौर पर पचा नहीं पाई। एक बार रेडिफ से बात करते हुए उन्होंने अपनी बहू के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर कहा था। उन्होंने कहा, वो मेरी दोस्त है, अगर मुझे उनकी कोई बात पसंद नहीं आती तो मैं उनके मुंह पर बोल देती हूँ, क्योंकि मैं पीठ पीछे राजनीति नहीं करती। जया बच्चन ने कहा था कि वो चाहती हैं उनकी बहू उनके प्रति अधिक सम्मानजनक व्यवहार करें। भावनात्मक तौर पर जया अपने बच्चों के काफी करीब थीं, क्योंकि उनके लिए ही इन अभिनेत्री ने अपना चमकता हुआ करियर दांव पर लगा दिया था। जब अभिषेक का करियर चमक नहीं पाया तो जया को बेहद निराशा हुई। उनकी बेटी की शादी देश के एक बड़े व्यावसायिक घराने में हुई थी, लेकिन उसका भी दाम्पत्य जीवन उथल पुथल भरा ही रहा। श्वेता और उसके पति निखिल नंदा के संबंधों पर कई बार मीडिया में खबरें आई और चर्चा यहाँ तक आई कि दोनों का तलाक होने वाला है।
जया बच्चन ने जिन बच्चों के लिए अपना करियर खत्म कर लिया, उनकी खुशी छीनने पर एक मां को दर्द होना स्वाभाविक है। ये अवसाद एक फ्रस्ट्रेशन में बदलकर जया बच्चन को चिड़चिड़ा बनाता रहा। Don't you do that. Never push me. Don't. No photos. Please don't take my picture. You don't understand me. Please side. ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देनी चाहिए। मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? पूछा मुझसे आपने? हमें सीखो। Just because you're NDTV doesn't mean you have to push him. नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, don't act smart with me. अपने उटपटांग बयानों के कारण जया को कई बार राजनीतिक विरोध भी सहना पड़ा है। साल 2008 में तो उन्होंने खुद को यूपी का हिंदी प्रेमी बताकर शिवसेना और मन से दोनों से अदावत ले ली थी। फिल्म हिंदी में है, मगर बहुत नया जमाना है, नए बच्चे हैं, अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, मगर है हिंदी में। फिल्म द्रोण के प्रोमो लॉन्च पर जया बच्चन ने उत्तर भारतीयों के लिए हिंदी में बोलने की वकालत कर दी थी, जिस पर शिवसेना और मन से दोनों ने हल्ला बोल दिया था। राज ठाकरे ने उन्हें गुड्डी बुड्ढी तक कह डाला था। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता ऐसी भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राज ठाकरे और शिवसेना दोनों ने जया बच्चन से माफी मांगने को कहा था, जिस पर अमिताभ ने माफी मांगी थी। संसद में भी जया बच्चन के बयान हमेशा से विवादास्पद ही रहे हैं और वो लगभग हमेशा ट्रोल होती रही हैं। What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? दरअसल राजनीति में जया का आना एक इत्तेफाक ही था। कहते हैं वो इस सब से दूर रहना चाहती थीं और अपने पति के संबंधों और आड़े वक्त पर की गई मदद की कीमत चुकाने के लिए उन्हें अमर सिंह और उनकी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि बनना ही पड़ा। सपा एक ऐसी पार्टी है जिसे विरासत में ही सहयोगी कम और विरोधी ज्यादा मिले हैं। ऐसे में संसद से लेकर सड़क तक हर किसी का विरोध सहना और उन्हें जवाब देना उनकी रूटीन का हिस्सा बन गया। मैंने यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ जाते देखा और साथ साथ इनके विचार भी बदल गए। इसको कहते हैं किस्सा कुर्सी का। मगर बीच में जो हम लोग बैठे हैं, हम लोग वैसे नहीं हैं। अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव में राजनीति में उतरी जया उतनी पढ़ी लिखी या राजनीतिक तौर पर परिपक्व भी नहीं है कि लगातार संघर्ष की रणनीति और इसकी पेचीदगियां भी समझ सकें। कई बार उन्हें कई मुद्दों पर अपने ही नेताओं की पॉलिसी के विरुद्ध बयान देकर फंसना पड़ चुका है। ये सब भी जया के रूखे और खिसियाने स्वभाव का कारण बन गया। I'm sorry, I've lost my thought process. Okay, please. तो दोस्तों, ये थी जया बच्चन के गुड्डी से गुड्डी बुड्ढी बनने तक की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप भी इस विषय पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।